हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मैथ के लिए बहुत परेशान रहते थे, ठीक सर, कि मैथ आप सीटेट की सर मैथ करा दीजिए। तो आज से आप लोगों की मैथ की गणित की जो क्लास है वह स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जितने पीवाईक्यू हैं अभी तक जितने भी आए हुए हैं, ठीक, 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के 2023 तक मैं सारे पीवाईक्यू कराने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, ठीक, आज की पहली कक्षा के साथ और पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वीडियो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सबके में शेयर करिएगा, ठीक है, धमाकेदार तरीके से, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूँगा मैथ के। आपको मैथ में 30 में 30 लाना होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के पास आज 12 तारीख है, ठीक है। तो आप लोगों के पास आपका 20 अगस्त को क्या है, पेपर है, ठीक है। 20 अगस्त को संडे को पेपर है, ठीक। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। इस बार तो मैं नहीं डाला, ठीक है, अगली बार मैं भी डालूंगा, ठीक, क्योंकि मेरे हैं 120 प्लस नंबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वजह से नहीं डाला कि चलो ठीक है, जो आए हैं वो आ चुके हैं, ठीक। बाकी तैयारी तो मैं कराता रहूँगा आप लोगों की, ठीक है, 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, चारों ऑप्शन आपको ताकि विजिबल हो। थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ, विजिबल तो है ही। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इस तरह से सेट हैं कि थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक, यानी कि 1 है। यहाँ से एक पासे के विपरीत फलक की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन से पासे में सही है, मतलब इनकी विपरीत विपरीत सतह कौन सी होगी। देखिए इसकी विपरीत सतह तो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 3 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इनका योग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 और 4 का विपरीत हो जाएगा तो इसका करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा होगा नहीं, वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन बी वाले बी पार्ट में देखिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं ये वाला इधर कर ले रहा हूँ ताकि अब देखिए, हाँ अब सही है, ठीक है, फिर भी नहीं आएगा। ये देखिए 3 और इसका जो है, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इनका योग क्या हो जाएगा इस वाले में, बी पार्ट में। ये तो गलत हो गया, 3 अब प्लस उसका जो है 4, तो बराबर क्या आ गया, 7 आया कि नहीं, 7 आ गया ना। इसी तरह से 1 और 6 क्या है, आपस में अपोजिट है। तो 1 + 6 क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएगा। और 2 और 5 हमारे आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इनका तो योग विपरीत सतहों का 7 आ गया। इसमें देखिए विपरीत सतहों का तो 3 और 7 आ जाएगा। इसका 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो गलत हो गया। वैसे ही इसमें देखिए, इसमें भी ये भी हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट। एक मानक जो है पासे के लिए क्या होना चाहिए, उनके विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7। तो बी पार्ट समझ में आया कि नहीं, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। आप रीजनिंग में पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं, तो 6। एक हमारा डाइस होता है, डाइस आप देखे होंगे कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है, डाइस, ठीक। इसमें कितने होते हैं, 6 फेसेस होती हैं, ठीक। कितनी होती हैं, 6, ठीक, 6 सतह होती है। और कह रहा है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार है, जो एक मानक पासे का क्या है, जो एक मानक पासा होता है, मानक पासे का क्या होता है, जो उनकी विपरीत सतह होती है उनका योग क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। देख लीजिए इस वाले में इनका योग और इस वाले का योग क्या हो जाएगा, हुआ ना 7 करके, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32। बताइए 32 क्या कर रहा है। 32 यहाँ देखिए, 32 कह रहा है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल क्या है, अनुमान लगाना है। बताइए अनुमान लगाना होता है क्या, गणित में आप अनुमान लगाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। क्या व्यापक करेंगे, ये भी गलत है, ठीक। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करेंगे, ये भी गलत है। क्रियाकलाप पर आधारित उपागम करेंगे, क्रियाकलाप पर आधारित क्या करेंगे, उपागम करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कर रहा है, देखिए 33 इसमें वो भी है, ठीक है। अभी मैं पहले इसको पढ़ लीजिए। प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान, मतलब आकार, जो आकार होता है और इस पे मतलब स्थान की समझ विकसित करने के लिए
किए जाने वाले व्यापक कार्यों को का क्रम बताना है, ठीक है, व्यापक क्रम बताना है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2D आकारों की भुजा और शीर्षों का अवलोकन करते समय, 2D का मतलब जानते हैं, 2D आकार, 2D जो हमारे क्या होते हैं, आयत होता है, इसमें क्या क्या आता है, आयत आता है, इसके अंतर्गत वर्ग आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, ठीक है, त्रिभुज आता है, ठीक, और क्या आता है, आयत आता है, त्रिभुज आता है, वर्ग आता है, ये सभी हमारे क्या आते हैं, 2D, जिनका आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं वो सभी हमारे क्या आते हैं, 2D के अंतर्गत आते हैं। जिनका आप आयतन निकालते हैं, जिनका आप क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, जैसे हो गया गोला हो गया, गोला हो गया, ठीक है, गोला हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, शंकु हो गया, ये सभी हमारे क्या आते हैं, 3D के अंतर्गत आते हैं। इसमें यही समझा रहा है कि 2D आकारों की भुजा और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान, पहले विशेषता ही पहुंच जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा, पहले 2D आकारों की विशेषता का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको 2D आकार दे दिया, मान लीजिए ये क्या आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया, ये क्या दे दिया, वर्ग दे दिया, और ये क्या दे दिया, त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इन तीनों में क्या करेंगे, देखेंगे, इनको क्या करेंगे, छांटने का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, फिर उनकी विशेषता, उनकी भुजा, कितनी भुजाएं हैं, और उनके शीर्षों का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, पहले पे सी आएगा, दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, देखिए, विभिन्न 2D आकारों की भुजा, शीर्षों और विकर्णों की गणना करना। फिर इनके विकर्ण कितने, इसकी गणना करेंगे, ठीक है, ठीक, विकर्णों की गणना करना। तो इसके बाद डी आ जाएगा, इसके बाद लास्ट में बी आता है, 2D आकारों की विशेषता और सहज वर्णन सबसे लास्ट में करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य। ऐसे लगाने के क्रम में आएगा, ठीक है, क्रम में लगाने के लिए आएगा, 100% आएगा, ठीक। तो इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट में लिख ही लीजिएगा, ठीक है, और देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 34 बताएंगे, ठीक है, बताइए 34, ठीक। इसमें थोड़ा सा नीचे ऑप्शन दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ऑप्शन को आप मत देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, गणित में निदानात्मक परीक्षण जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तो योजना बनाना होता है, या फिर जो है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना, ये भी गलत है, ये भी सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न योजना बनाना हमारा क्या होता है, निदानात्मक परीक्षा का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी 34 है ना, 33 तो हम लोग कर ही चुके हैं, 34 है ना, ये गलत है, ठीक है। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ठीक है, निदानात्मक का मतलब क्या उन्हें प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों को जानना रहता है निदानात्मक में, ठीक है, निहित रिक्तियों को जानना। फिर उपचारात्मक में उस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ठीक, सॉरी इसके लिए, ठीक। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाऊं, ठीक। वो क्या करता है, जमा करने का मतलब जोड़ना, प्लस करना, और घटाना का मतलब तो जानते ही। फिर कहता है मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को क्या दिक्कत है, ठीक। इस तरह की जब वो शाब्दिक समस्या आती है, मतलब जमा करूं या घटाऊं या गुणा करूं या भाग, इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती, राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है, राजन क्या करता है, संख्या संक्रिया को ही नहीं समझ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, और राजन संख्या संक्रिया को ही नहीं समझ पा रहा है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 34 पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा और फार्मूला भी बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए बताइए, हाँ आप सही है, बता दीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, इसके समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है, इसके जो सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज में, ठीक। इसके विकर्ण, ये मान लीजिए एक विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, इसको मान लीजिए, एक को मान लीजिए D1, एक को मान लीजिए D2, दो विकर्ण हो गए, ठीक है। इनकी क्या, तो इसका परिमाप निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले भुजा बराबर इसमें क्या करते हैं, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर करते हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ए बराबर क्या आ जाएगा,
D1 बराबर मान लीजिए 8 दिया है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर D2 बराबर मान लीजिए 6 दिया है, 6 तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा, अंदर 100 आ जाएगा, ठीक है। और A क्या आ जाएगा, A बराबर 10 आ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर 10 आ गया। हमें क्या निकालना, परिमाप। इसकी परिमाप क्या होती है, परिमाप बराबर 4A होता है। कितना होता है, 4A होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 40 आ जाएगा। कहीं कुछ मैं त्रुटि कर दिया क्या, 64 और एक कितना हो जाएगा, 4A बराबर 10 आ जाएगा, 10 बराबर 40 आ जाएगा विकर्णों का। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर 36 का सी पार्ट दे रहा है। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, आप लोग बताइए क्या आएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 करेंगे तो वर्ग, तो ये ऑप्शन में कुछ त्रुटि होगी, ठीक है। आप लोग करिए, देखिए समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई का ऐसे ऐसे, ठीक। 40 ही आना चाहिए भाई। परिमाप बराबर 4A, सही तो है, ठीक है। 36 64, अच्छा अच्छा अच्छा, हाफ भी लगा रहता है ना फार्मूले में, हाफ लगा रहता है, ठीक। आधा भी लगा रहता है, ठीक। ये जो फार्मूला होता है हम लोग करते हैं 1/2 का, वही मैं कंफ्यूज था, ठीक। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का, इस फार्मूले में हाफ भी रहता है, ठीक है। तो 1/2 D1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 अब प्लस 36 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 10, अर्थात 5 आ जाएगा A बराबर, ठीक। तो 4A बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 × 5 बराबर 20 आ जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर हमारा C आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूले में दिक्कत थी, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक। हम भी आपको की तरह स्टूडेंट ही हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फार्मूले में, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। कार्य क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक से किससे शुरुआत कर सकता है, ऑप्शन दिया है नहीं, वो वाला मैं सोचा कि सीरियल वाइज लगाना है, ठीक। तो बताइए इसका जो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चारों ऑप्शन, हाँ अब सही है। बताइए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या करना चाहिए, मित्र भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, जैसे हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 क्या होता है, एरिया इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा आयत होता है इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्या करेंगे, इन सूत्रों को आप क्या करेंगे, स्पष्ट करना होता है, या फिर हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करने की बात करता है, ठीक। या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल को सूत्र से निकालना, इकाई वर्ग की गणना करना और आकृति के क्षेत्रफल को क्या करना, ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम उससे क्या करेंगे, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक के माध्यम से उसी आकृति को क्या करेंगे, समझाएंगे, उसके क्षेत्रफल की क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होती है हमारे एक छोटे से बच्चे को समझाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो कौन सा सिद्धांत इसमें क्या करता है, पालन करता है 38 का। तो क्या करता है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, कौन सा पालन नहीं करता है। तो हमेशा क्या करना, बच्चे को जो है निर्धारित सूत्र बताना ही हमारा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। पाठ्य वस्तु को क्या करना, सामग्रियों के लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। कक्षा के लिए चुने हुए क्रियाकलापों का अभ्यास, ये भी सही है, ठीक है। ये भी क्या है, सही है। और क्या हो जाएगा, उसे पढ़ने की विधि, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं तो नहीं, हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं कौन सा, 9, ठीक, 9th ही इसका है, ठीक। एक शिक्षक कक्षा से क्या करता है, 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। तो निम्न में से कौन सा निरूपण सही है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 1/8 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी 1/8 है। बी भी हमारा सही है, ठीक है, बी भी सही है, ठीक। अब देखिए गलत पूछा हमसे इसमें, ठीक है, गलत बताना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है इसमें, ठीक है, 7 ही इसमें है, ठीक है।
इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2, तो यही हमारा क्या जाएगा, गलत। गलत का आंसर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आसानी से कर सकते हैं। कितना लिखा गया है इसको तो आप कर ही सकते हैं। इसमें क्या बताने वाली बात है बताइए, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं रह गई 40 में। तो राइट आंसर इसका क्या, 4,07,928। ठीक, इसको तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं कौन सा, 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए फटाफट। नीचे हाँ ऑप्शन भी है, इस तरह का भी है, ठीक है। चलिए बताइए। कह रहा माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम आपको बताना। क्या करना, क्रम बताना। चलिए ऑप्शन भी मैं यहाँ क्रम भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। मानक इकाई का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। या शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी जो होते हैं मीट्रिक इकाइयों के बीच में संबंध को समझते हैं। बताइए, इनको सीरियल वाइज क्या करना है, लगाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने था, कौन सा था बताइए, 41 था। क्वेश्चन नंबर 41 था। तो कैसे इसको करेंगे बताइए। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इसको शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं की क्या करता है, सत्यापित करता है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा सी। फिर क्या करता है बच्चा, स्टार्टिंग में ही वो अमानक इकाई का प्रयोग करता है। मानक इकाई का तो प्रयोग करने नहीं लगता है, ठीक। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है बच्चा जो है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो मानक इकाई का प्रयोग करने लगता है। फिर उसके बाद 3 आ जाता है, ए आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक। उसके बाद चौथे स्थान पे ए आ जाता है। तो राइट आंसर यही हमारा क्रम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका डी पार्ट, CBAD हमारा क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सरल अवलोकन करेगा। फिर अमानक इकाई का जैसे जैसे मन तैसे होगा, बच्चा ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा, ये 2 मान लेगा, ये 3 मान लेगा, ये 4 मान लेगा। फिर आप स्केल का मैप से आप क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से सारी चीज़ें क्या करते हैं, खींच कर बनाते हैं, ठीक है। कोई फिगर बनाना हो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बताएंगे। बताइए क्या करा है, यदि एक ऑपरेटर है निम्नलिखित में से परिभाषित किया गया। मतलब इसको देखिए लिखा है क्या, 4 + 3 3। तो इस 4 के बाद जितनी, इस 3 बार लिखा है देखिए, 4 3, 4 के बाद 5 6, मतलब जितनी संख्या आ रही है उतनी बार लिख दे। यहाँ देखिए 5 है, 5 को कितनी बार, 5 के बाद यहाँ +4 दिया, तो 5 के बाद 4 संख्याएं को प्लस करके लिख दिया। इसी तरह से यहाँ 6 और 4 है, तो 6 के बाद 4 संख्याओं को लिखा। ये जो बाद वाली संख्या उतनी बार उस संख्या को लिखना है। इसी तरह से ये कितना है n है, n + 8 है, तो n को कितनी बार लिखना है, प्लस करके 8 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक बार तो n आएगा, फिर क्या आ जाएगा, n + 1 आ जाएगा, फिर n + 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, n + 3 आ जाएगा, फिर n + 4 आ जाएगा, फिर n + 5 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कितनी संख्याएं हुई, इनको भी देख लीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। n + 2, n + 3 और n + 4, 1 2 3 4 5 6 हो गई। इसके बाद क्या हो जाएगा, n + 6 हो जाएगा, n + 7 हो जाएगा। तो 8 बार n हो जाएगा, 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, 8n, और ये कितना 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 5 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पे, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण में वस्तु लुढ़कती है या फिसलती है, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करते हैं। तो बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तु लुढ़कती है और कुछ फिसलती है सहायता करेंगे। बताइए, NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए क्या कराएंगे इसमें आप, परिचर्चा कराएंगे। चर्चा बहुविध परिप्रेक्ष्यों में कक्षा में स्थान देती है। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, ठीक है। या फिर जो है इसका आसपास की चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, आसपास की चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, ध्यान को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। या फिर जो है क्या करेंगे, निर्दर्शन संपूरित चर्चाएं कक्षा के लिए संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझाने की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये आराम से आप वैसे पढ़ेंगे, आराम से कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। समझ बेस्ड क्वेश्चन है ये सभी जो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। यही हमारा क्या जाएगा सबसे बेहतरीन। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध स्थापित करना आपको आना चाहिए। ठीक, फार्मूला बेस्ड नहीं होना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 बता दें। कुछ आमों का भार, मतलब कुछ आमों का भार 2 केजी 600 ग्राम है। ठीक है, तो दो केजी और ये कितना केजी में है, 1 ग्राम में है। ठीक, इधर लिख लीजिए। यहाँ कितना 600 ग्राम है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा फिर। और कुछ सेबों का, तो आमों का भार सेबों के कितना अधिक है, ये पूछा। आमों का भार सेबों से कितना अधिक है, तो यहाँ केजी वाला A1 और ये 450 लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए कितना अधिक है, पता चल जाएगा। 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1, अर्थात 1 केजी 150 ग्राम क्या है ज़्यादा। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग मैथ के 15-15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ की लंबी क्लास हो जाएगी। जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा जुलाई से, मैं कंटिन्यू एकदम जितना कहेंगे आप लोग उतना। ठीक है, 1 जुलाई से। लेकिन अभी जितना करा रहा हूँ उतना करते जाइए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी पेपर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लासेस नहीं आपको कंटिन्यू हो पा रही। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।